नमस्कार साथियों, स्टडी विथ मोटिवेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने देखा बेस्टी प्रकरण या बेस्टी अध्ययन जो था, प्रकरण अध्ययन जिसे अंग्रेजी में केस स्टडी कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ हम लोगों ने देखा रोल प्ले यानी पात्र अभिनय, ठीक है। इन दोनों प्रणाली या विधि कह सकते हैं। ये किसके थे? ये अध्यापक केंद्रित पद्धति के थे। और अभी हम लोग जो जितने कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सारे अध्यापक केंद्रित पद्धति के ही अलग अलग विधियों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग शिक्षार्थी केंद्रित जो पद्धति है उसके जो विधियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली, ठीक है, यानी पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। शिक्षण की व्यक्तिगत प्रणाली को सामग्री का चयन करने के अलावा सभी विषय वस्तुओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। क्या करें कि शिक्षण की व्यक्तिगत प्रणाली को सामग्री का चयन करने के अलावा सभी विषय वस्तुओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल, यह लिखित सामग्री के माध्यम से अवगत करने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। कौन सा? व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली, ठीक है। इस प्रणाली में मूलतः 5 तत्व होते हैं। कौन सा प्रणाली? व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली में 5 तत्व होते हैं। कौन कौन सा? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पहला है सीखने में निपुणता, दूसरा है आत्मगति, ठीक है। पहला है सीखने में निपुणता, दूसरा है आत्मगति, तीसरा है लिखित सामग्री पर अधिक बल, चौथा है कुलानुशासक यानी प्रोक्टर, पांचवा है व्याख्यान। ये 5 चीज़ें, ठीक है। पहला है सीखने में निपुणता, दूसरा है आत्मगति, और तीसरा है आपका लिखित सामग्री पर अधिक बल, और चौथा है कुलानुशासक, पांचवा है व्याख्यान, ठीक है। इन सारी चीज़ें व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली के तत्व है, 5 तत्व, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली के लाभ, इनके क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे जो लाभ है क्या क्या। पहला बेनिफिट क्या है? इस प्रणाली से शिक्षार्थी को दक्षता प्राप्त होती है। दक्षता, स्किल, कौशल, दक्षता, उसके अंदर क्षमता विकसित होती है। दक्षता उसको करने के लिए दृढ़ता कह सकते हैं, कौशल ही कहा जाएगा, दक्षता प्राप्त होती है। शिक्षार्थी अपनी स्वयं की तय की गई गति से सीखता है। उसे कोई अपने अनुसार प्रभाव नहीं, बल्कि अपने खुद जैसा चाहता है। अगर उन्होंने स्लोली चाहता है तो स्लो कर सकता है, स्लो सीख सकता है। अगर चाहता है कि नहीं, उसको उसका जो सीखने की गति है, लर्न करने की जो गति है, तो उसको स्पीड बढ़ाएं तो खुद स्पीड बढ़ा सकते हैं, यानी स्वयं की गति से सीखता है, उनका जैसा गति। अब हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली की सीमाएं, यानी इसको हानि भी कहा जा सकता है, पर यहाँ पर हानि नहीं कहा जाएगा। इसको हम लोग पॉजिटिव वे में भी हम लोग काफ़ी समय तक रखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो गलती हम करते हैं, ट्रायल एंड एरर कहते हैं कि कोई गलती कुछ नहीं होता है, हम गलतियों से भी सीखते हैं। तो इसीलिए इसको हानि नहीं कहा जाएगा, इसको सीमाएं यानी लिमिटेशंस कहा जाएगा कुछ हद तक, ठीक है। तो व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली की सीमाएं कौन कौन से हैं? पहला है, यह तेज़ी से बदलती पाठ्यक्रम सामग्री है, कोर्स कंटेंट के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि अगर आपका जो सिलेबस है, आपका जो कोर्स कंटेंट है, वो अगर मतलब जल्दी चेंज होता है, बदलते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा परेशानी होती है और आपके लिए उपयुक्त नहीं होता है। और दूसरा, यह मोनोसंचालक यानी साइकोमोटर और भावनात्मक यानी अफेक्टिव ज्ञान क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का भी आप देखेंगे, जो डोमेन होते हैं साइकोमोटर, अफेक्टिव, ठीक है, ये सारे डोमेन जो, तो इन दोनों चीज़ों के लिए, साइकोमोटर और अफेक्टिव, इन दोनों के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा? व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे प्रदर्शन विधि, ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली हो गया अध्यापक केंद्रित पद्धति का। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि का अंग्रेजी में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है, यह विधि सीखने के सिद्धांतों पर आधारित होती है। सीखने के सिद्धांत, कौन से सिद्धांत? तो सीखने के, थ्योरी ऑफ लर्निंग, ओके। नेक्स्ट, इस विधि को
कक्षा में संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, भावात्मक यानी अफेक्टिव और मनोसंचालक यानी साइकोमोटर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। पहली बात तो है कि जो है ये जो डोमेन होते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डोमेन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी, जो व्यक्तिगत जो यहाँ पर बात हो रही थी, जो शिक्षण प्रणाली, व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली में कि साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन इन दोनों में उपयुक्त नहीं है, जबकि ये कॉग्निटिव में के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तो कम देख लिए। इस विधि को कक्षा में संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन तीनों चीज़ों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि संज्ञात्मक को कॉग्निटिव कहते हैं, ठीक है, भावात्मक को अफेक्टिव कहते हैं और मनोसंचालक यानी साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, अब आगे देखेंगे प्रदर्शन को मौखिक यानी वर्बल, प्रदर्शन को मौखिक यानी वर्बल स्पष्टीकरण के संयोजन से के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल, आप देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक हो सकता है। इन सारी चीज़ों का अगर आप मतलब क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए आवश्यक होती है। अब इनके कुछ लाभ भी देखेंगे हम लोग। प्रदर्शन विधि के क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, प्रदर्शन विधि के यह विधि वस्तुओं, विचारों और सामग्री को समझाने में प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, ये सारी इनकी बेनिफिट्स होती हैं। वस्तुओं, विचार और सामग्री, इन चीज़ों वस्तु, विचार और सामग्री तीनों को समझाने के लिए प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। इस विधि में अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। यहाँ पर देखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट दो चीज़ों का नाम आता है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है अमूर्त और कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त। जैसे मैं अगर बोला कि पानी, तो पानी जो है, पानी आपका जो बोल रहे हैं ये क्या है, अमूर्त है यानी एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर आपको पानी दिखा दिए कि हाँ ये है पानी, आप छू के देखिए, जिसको हम छू के देख सकते हैं, तो वो उसको हम लोग कहते हैं कंक्रीट। ठीक है, तो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, आशा करता हूँ इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस विधि में अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट यानी हम जो भाषाई तौर पर बोल रहे हैं, जिसे हम छू कर नहीं देख सकते। जैसे हम बोले कि गंगा एक नदी है, तो हम नदी गए नहीं, यहाँ से हम बात कर रहे, सुन रहे, जान गंगा के बारे में सारा चीज़ अध्ययन कर लिए, जान गए गंगा। तो इस प्रकार की कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट इस विधि में प्रदर्शन विधि से, यानी प्रदर्शन जो है, प्रदर्शन विधि से यानी परफॉर्मेंस के माध्यम से किसी भी अमूर्त चीज़ों को प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ अच्छी तरह से समझ गए होंगे आपने। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट, प्रदर्शन विधि के जो लाभ है उसका तीसरा नंबर। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि यह विधि उद्देश्यों को संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव और मनोसंचालक साइकोमोटर ज्ञान क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए उपयोगी। उसमें क्या कहा गया था, व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली में कहा गया था कि अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन उसके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, मतलब उनका उपयुक्त क्या है, वहाँ पर हानि में देखे थे, यहाँ पर हम लोग लाभ में देख रहे हैं। जबकि वहाँ पर जो लाभ था, वहाँ पर लाभ में सिर्फ कॉग्निटिव आएगा। ठीक है, वो बाकी दोनों नहीं आएगा, मतलब कॉग्निटिव आएगा। और इसमें क्या है, इसमें जो है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर तीनों है। ठीक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालक, यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ज्ञान क्षेत्र प्राप्त होते हैं, करने के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ प्रदर्शन विधि। ठीक है, प्रदर्शन विधि की सीमाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रदर्शन विधि। इस विधि में प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल, इस विधि में एक्सपेरिमेंटल प्रक्रिया में भाग लेने के लिए केवल कुछ ही अवसर होते हैं।
ठीक है, अवसर ज़्यादा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अगर परफॉर्म करते हैं तो आपको कुछ एक टाइम दिया जाता और समय, मतलब कुछ स्पेशल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है कि हाँ आपको कभी भी कर सकते हैं या कुछ कुछ भी कर सके इतना देर के लिए भी। कुछ समय रहते हैं, लिमिटेशन रहते हैं, तो उसी समय के अंदर आपको प्रयोग करके दिखाना है। ठीक है, एक ये सारी जो विधि है, तो इसीलिए इसकी अगर लिमिटेशंस की बात करें तो इसका यही कहा जाएगा कि केवल कुछ ही अवसर होते हैं प्रयोग करने के लिए, इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। ठीक है, इस विधि, कौन सा विधि, प्रदर्शन विधि। ठीक है, अब हम लोग इतना दिन से जो हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं NTA UGC नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो हम लोग आगे बढ़ते हुए अध्यापक केंद्रित पद्धति जो है पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसका आज यहीं पर कंप्लीट होता है। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति और इस क्या है, और इसमें कौन कौन से विधि पढ़ाया मतलब होता है, कौन कौन सा विधि के माध्यम से शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति के अंतर्गत आते हैं, कौन से विधि, और उन सारी चीज़ों के लाभ, लिमिटेशंस, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।